फीमेल्स की, उसके दौरान मेनली होता है। जैसे 15-16 साल से स्टार्ट होके तो 40-45 इयर्स तक इसका इस दौरान ये वाली डिज़ीज़ हो सकती है। तो जो हर 10 में से 1 महिला है उसको ये डिसऑर्डर होता है, उससे परेशान है, जबकि वो इसके बारे में अवेयर नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, वो जनरली ले लेती हैं इन चीज़ों को। तो जब तक उनको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आ जाती है, तब तक वो इससे अवेयर नहीं होती हैं, जब तक कि डॉक्टर के पास नहीं पहुँच जाएँ। सो इस डिसऑर्डर में ओवरी के जो आस-पास और भीतर जो छोटे-छोटे सिस्ट बनने लग जाते हैं, सिस्ट मीन्स गाँठें बनने लग जाती हैं, जिनको ट्यूमर्स भी बोला जाता है, ठीक है? वो कई बार कैंसरस भी हो सकती हैं, कई बार नॉन कैंसरस होती हैं ये चीज़ें। तो बट इनको अगर नॉन कैंसरस भी हैं, तो भी सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि इससे और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो शुरुआत में तो इस डिसऑर्डर का तो पता नहीं चलता है। तो धीरे-धीरे जब कुछ समस्याएँ आने लग जाती हैं फीमेल्स की रूटीन लाइफ में, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना, जहाँ आफ्टर मैरिज कंसीव ना कर पाना, तो ये बहुत से कारण रहते हैं। तो तब वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं लेडीज़, तब उन्हें एग्ज़ैक्टली पता चलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। सो जो ये डिसऑर्डर है, उसके होने के कई कारण रहते हैं। जैसे इम्बैलेंस होना हार्मोन्स का, ओबेसिटी, मोटापा जिसे कहते हैं। जब आप देखें कि अगर मोटापा बढ़ रहा है, तो वो एक कारण रह सकता है कि आपको ये डिज़ीज़ अंदर हो रही है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में आपकी फैमिली में अगर अपने ग्रैंड मदर को है, जहाँ आपकी मदर को है या सिस्टर्स में ये हिस्ट्री पाई जाती है, तो फीमेल्स में मेनली ये समस्याएँ होने की रिस्क रहते ही हैं। तो इसके जो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं हमें, लक्षण जैसे इनका अगर हमने थोड़ा अपने आप से देखना हो कि हमें ये प्रॉब्लम है तो नहीं, तो इरेगुलर पीरियड्स तो सबसे पहले इसी चीज़ को मेंशन करके चलते हैं हम, कि अगर को हमारी यूट्रस में, ओवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेहरे पे एक्स्ट्रा पिंपल्स होना, एक नॉर्मल जैसे होता है, बट एक जो एक्स्ट्रा बार-बार होना, रिपीट होना आफ्टर ट्रीटमेंट भी, तो ये भी एक कंसीडर किया जा सकता है इसका लक्षण। चेहरे पे अधिक बाल हो जाना इन एरियाज़ में जैसे, तो यहाँ पे और ये यहाँ तक नीचे तक बाल आने लग जाते हैं फीमेल्स के ना, तो ये भी एक उनका लक्षण है। उनको हेवी ब्लीडिंग रहे अगर पीरियड्स में, तो ये भी एक लक्षण है इस चीज़ का, पीसीओडी का। वेट बढ़ जाना, हेडेक होना, थकावट रहना, ये सारे लक्षण इसी चीज़ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। और भी बहुत से लक्षण हैं। तो जब पीसीओडी हो जाता है, तो इससे और भी बीमारियां अंदर तैयार होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि पीसीओडी होने से सीधा इफेक्ट यूट्रस पे आएगा। यूट्रस हमारा जब नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, तो और बीमारियां तैयार होंगी। जैसे आगे जाके गर्भ धारण में अक्षमता हो जाती है किसी को, या डायबिटिक पेशेंट बन जाता है वो पर्सन, वो फीमेल। तो लिवर डिजीजेस जैसे उसमें आ जाती हैं, लिवर लिवर प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं। फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगा, मूड स्विंग होने। जस्ट अ मिनट। सो ये तो थोड़े लक्षण हैं, थोड़े कारण बताए, थोड़े लक्षण बताए मैंने। तो इसमें कोई इतना बड़ा, इसको अगर टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए, तो इसका सबसे पहले तो इसके जब इसको ट्रीट करना है, उससे ट्रीटमेंट लेने से पहले तो अपनी जीवन शैली में ही थोड़ा-सा अगर बदलाव कर लेंगे, तो इस बीमारी पे हम काबू पा सकते हैं। क्योंकि अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे, जब माना छोटी-सी है उसको इग्नोर कर दिया, छोटी सिस्ट को, तो वो डे बाय डे बढ़ेगी, बहुत बड़ा बनते-बनते वो फाइब्रॉइड का रूप ले लेती है। तो वो बहुत हानिकारक होता है, वो कैंसरस स्टेज पे चली जाती है। तो पीसीओडी को नियंत्रण और मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, वज़न को कम करना है अपना, तो कितना करें? जितना आपका है एट प्रेज़ेंट, उससे 5 टू 10% भी हम अगर कम कर लेते हैं, तो इस बीमारी में हमें बहुत हेल्प मिलती है ट्रीटमेंट के लिए। सो पीसीओडी रोगियों को नियमित रूप से कोई ना कोई व्यायाम, अभी तो हम योगाभ्यास की बात करेंगे, तो करना चाहिए, और स्वस्थ आहार होना चाहिए उनका, जो भी डाइट है हेल्दी होनी चाहिए उनकी।
और एक टाइमली लेना। लाइक फीमेल्स को हैबिट होती है ब्रेकफास्ट, जब तक सभी करेंगे, करते सभी के करते करते 9 से 10, 10 से 11 हो जाते हैं, जबकि फीमेल को सबसे पहले नीड होती है अपना ब्रेकफास्ट लेने की। सो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो हम फैमिलीज में या अपने सोसाइटी में नोटिस करते ही होंगे, बट अवेयर नहीं है इस चीज से। तो नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जबकि टाइमली अपनी सारी डाइट लेनी ही है। और जो डाइट लेनी है वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसमें कम होनी चाहिए। तो ये तो सारा विश्लेषण जो है जी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हो गया। तो हमें यहाँ पे बात करनी है योग की। तो योग से इस समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए क्या है, कैसे करेंगे? आजकल तो ये जानना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज सर्च मारेंगे गूगल पे कि हमें योग में ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें आसन, प्राणायाम, इवन मुद्राएं और क्रियाएं भी उसमें एक लिस्ट तैयार आ जाती है आपके पास। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया है, बट जॉब इसमें जब हम योग को करना है और उसको जीना है, इन दोनों में ही बहुत फर्क है। जब एक हम इस लेवल पे योग कर देख के करेंगे, वो एक एक्सरसाइज कहा जाएगा, जब तक हम उसको एक लेवल पे जाके नहीं करेंगे किसी भी आसन को या प्राणायाम को। तो वही बात है भी, एक करना और उस चीज को जीना दोनों में अलग बात है। हम योग में बीमारी का मूल कारण जो है मन को मानते हैं। तो ज्यादा गहराई में ना जाते हुए इतना बताना चाहूंगी कि किसी भी रोग के लिए रास्ता हमारे मनोभाव से होकर शरीर तक जाता है। सबसे पहले तो हमें मन को स्वस्थ रखने की जरूरत है, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है। इस पर हमें बहुत ही कार्य करना है। रूटीन लाइफ में भी हमें बहुत अवेयर रहना पड़ता है। हमें मन पे कार्य करने के लिए हमें इतना शरीर पे कार्य करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जितना हमें अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। और जो योग की योग के फील्ड में हैं, जो योग को जीते हैं, वो इस बात से भली भांति अवगत हैं कि कोई भी अच्छी बुरी बात का असर सीधा हमारे मन पर होता है, और उस असर का प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देता है। सो शरीर पे असर कैसे दिखाई देता है? योग सूत्रों में बताया गया है। हमारे जो है 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये 3 शरीर हैं हमारे। तो 3 शरीर कैसे? ये तीनों हमें दिखते क्यों नहीं? वो इसीलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि स्थूल स्थूल जो बोला गया है, वो एक जो हम देख पा रहे हैं अपने आप को, जो जन्म ले रहा है, एक बॉडी है जो हमें दिखाई देती है, जो 5 तत्व से बनी है। तो ये है हमारा स्थूल शरीर। और जो सूक्ष्म शरीर है, वो भौतिक शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर अनदेखा शरीर है, जो हमारे भाव है, हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। इन तीनों शरीर का विश्लेषण तो बहुत ही बड़ा है। इन 2-3 लाइनों में इन 3 शरीर की व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं, समय सीमा होने से। और मेन टॉपिक जो हमारा है, तो उसी पे ही ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो अभी हम मेन जो बात कर रहे हैं पीसीओडी की कर रहे हैं। तो इसमें यौगिक उपचार, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो है 7 चक्र हैं। तो उन चक्रों में से एक चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे मूलाधार चक्र, जो स्पाइन के लास्ट पॉइंट पे रहता है, उससे थोड़ा सा ऊपर हमारे जेनिटल्स के पीछे स्पाइन पे रहता है। जस्ट मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर। सो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये चक्कर मेनली ये सेक्सुअलिटी और हमारा इमोशनल लेवल और बैलेंस जो है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो इससे एसोसिएट रहता है। तो जो हमारा इमोशनल लेवल डिस्टर्ब होता है ना, किसी भी बात से, चाहे कोई भी कारण रहता है डिस्टर्ब होने का, तो हमारे मन पे स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस में जब आना,
स्ट्रेस में आने के बाद हमारे हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। अभी तो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, मेल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इसी वजह से होती हैं। तो अभी पीसीओडी की उस पे चर्चा करते हैं, उसी का नाम लेके चर्चा करते हैं। तो जब वो हार्मोन इम्बैलेंस होने लग जाते हैं हमारे, तो हमारे शरीर अ, उन सब का इफ़ेक्ट जो है धीरे-धीरे हमारे शरीर पर होने लग जाता है, शरीर के ऑर्गन्स पर होने लग जाता है। और इसलिए जब योग के द्वारा इस डिसऑर्डर या अन्य किसी भी बीमारी को हमें ठीक करना है, तो हमें फिज़िकल लेवल से ज़्यादा मेंटल और इमोशनल लेवल पर काम करना होता है। तो अ, इस पे हमने काम कैसे करना है? तो जो काम तो योग में तो वही है, आसन है, प्राणायाम है। बहुत कुछ अगर इससे ऊपर चल जाए, मुद्राएँ करेंगे हम, कुछ क्रियाएँ करेंगे हम। तो उन्हीं चीज़ों को हमने जब करना है, एक एक्सरसाइज़ से बड़े ऊपर लेवल पे जाके करना है हमें। सुपरफिशियली नहीं करना, उसको डेप्थ में जाके करना है, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। तो अभी इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। मेनली हम उपचार पे ही इसमें बात करेंगे, हमें कौन से आसन करने हैं, बट करने कैसे हैं, मेन फोकस हमारा ये रहेगा। जब हम कोई भी आसन करते हैं, सबसे पहले तो स्थिति में जाने के लिए जल्दी से हमें उस स्थिति में जाना ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? सबसे पहला यही रहता है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं आप ताड़ासन करिए, जस्ट एकदम से पोजीशन ली, ये ताड़ासन में आ गए हम। जबकि इसका सही प्रोसीजर क्या है? समस्थिति में खड़े हो जाएँ, सीधे खड़े हो जाएँ, ठीक है? जो योगा में है वो समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, जो एक जनरल अगर जॉइन कर रखा है तो आप इस चीज़ को समझें, समस्थिति मतलब एकदम से हमें स्टेबल खड़े रहना है। धीरे से श्वास भरते हुए बाजू ऐसे बिल्कुल पीछे से ले जाते हुए हमें फुल स्ट्रेच देखिए, अभी साथ के साथ ये फुल स्ट्रेच होता जाएगा। जब हम साँस भरते हुए ऊपर को जाएँगे, वो साथ में प्राणायाम भी होता जाएगा। तो इसको फिर जाके हम पोज़ीशन में आएँगे और स्लोली फिर वापस आना है। जब हमें आसन में जाना है तो होल्डिंग टाइम उसका बहुत मैटर करता है, आपका ब्रेथ बहुत मैटर करता है। तो हमने उन सब चीज़ों पे फ़ोकस करके ये सारे आसन और प्राणायाम करने हैं। तो ये थी थोड़ी इस विषय में जानकारी। तो इसके उपचार में जो आसन और प्राणायाम लाभकारी हैं, तो अगर आप आचार्य जी परमिशन दें तो मैं साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा डेमो देती जाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आप आसन, प्रैक्टिकल है ना? अभ्यास करें आसन, हाँ जी, ताकि एक हाँ, ताकि वो जो तो है कुछ सेकंड के लिए करूँगी आसन में, बट उसमें जाना कैसे है, वापस कैसे आना है, वो सारा बता के, तो उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो बिल्कुल। अभी हाँ जी, प्रैक्टिकली थोड़ा-सा हम देखते हैं। सबसे पहले बैठने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले तो एक तो सीधे बैठने का जो हमारा है तरीका। सीधा बैठना क्या होता है, हम ऐसे बैठ जाते हैं, चौकड़ी लगाई है, हमें लगता है हम बड़े अच्छे से बैठे हैं, बट एक ऐसे बैठना और इस लेवल पे बैठना, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, शोल्डर्स पीछे की तरफ रहेंगे, चेस्ट आगे की तरफ रहेगी, बैक का ये पूरा कर्व बना रहेगा, ये। और ऐसे बैठना और ऐसे बैठना, जब हमारी स्पाइन की पोजीशन ठीक हो जाती है, हमारी 40 टू 50% बीमारियाँ अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। सो उसके बाद जैसे एक वक्रासन लेंगे। वक्रासन में जाने के लिए वक्रासन का जो है पोजीशन वो सभी को पता होगी क्या है। जाना कैसे है, एक सीधे बैठेंगे, सीधे बैठे दंडासन में आए, लेग फोल्ड किया, हाथ पीछे, पूरी टेक्निक के साथ जाते हुए अगर आप घुटना टच नहीं कर पा रहे हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, नहीं टच कर पाते हैं, तो यहाँ से ऐसे इसको सपोर्ट देते हुए
एक प्रॉपर पोजीशन में आएंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है। और ये सारा मैंने बोलते हुए किया, तो यही चीज ब्रीदिंग के साथ कैसे करेंगे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट एंड होल्ड। अगर आप ज्यादा देर नहीं रोक सकते हैं तो साधारण ब्रीदिंग के साथ पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखेंगे, श्वास पे रखेंगे, और इस आसन पे को करते हुए जितना भी आप करना चाहें, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो उसके बाद आप वापस आए। उसको फिर दूसरी तरफ से आपने रिपीट करना है, ठीक है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करते हुए तो सेम आपने रिपीट करना है, सेम टाइम देना है दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बटरफ्लाई, बहुत ही सिंपल। इसमें कैसे पोजीशन बनानी है, हमारी जो टोज हैं, पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियों की प्रॉपर ग्रिप बनाते हुए बैक और नेक तो स्ट्रेट रखना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। लेग्स आपकी जितना भी डाउन जाए ओके, यहाँ भी रहती हैं तो भी ओके। हाँ जी, चलिए फिर इसको करते जाएंगे कंटिन्यू। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100-150 तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। फिर नेक्स्ट वज्रासन में जाने के लिए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में जाएंगे, सुखासन में आना है और सीधा बैक साइड क्रॉस कर जाना है, ठीक है। वज्रासन, वज्रासन में सिंपली बैठना ही एक अपने आप में आसन है और बहुत अच्छी क्रिया है। तो जब भी खाना खाएं, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, तीनों टाइम बैठ सकते हैं। इसमें इकलौता आसन है जो हम खाना खा के कर सकते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक तो ये पूरे एक सीक्वेंस में करना होता है। इसका ट्रीटमेंट जो भी एक लयबद्ध में उसमें जाएगा, आसन होंगे प्रॉपर, फिर प्राणायाम होगा, उसके बाद क्रियाएं, मुद्राएं होंगी, तो इस वे में जाना है। तो वज्रासन, वज्रासन से हम मंडूक आसन में जाएंगे। मंडूक आसन के लिए मुष्टि मुद्रा, मुष्टि मुद्रा, फिर ये नक्कल्स को टाई करेंगे ऐसे, सांस भरें। इसको भी कैसे करते हैं मंडूक आसन के लिए बोले, आप मंडूक आसन करिए ऐसे करके, वो जस्ट ऐसे फटाफट। इसका क्या इफेक्ट हुआ, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो इसको भी जैसे बोला जाए वज्रासन में बैठे तो बैठे, उसको जल्दी नहीं करना है, बैठे, फिर पोजीशन ली प्रॉपर, हाथ टिका दिए नेवल के पास, सांस भरें, फिर सांस छोड़ते हुए टमी बिल्कुल खाली करते हुए, हेड डाउन करते हुए, फिर प्रॉपर पोजीशन में आ जाना है। फिर सांस भरते हुए वापस, फिर आपने हाथों को नॉर्मल पोजीशन में रख देना है। सो एक जो टेक्निक है उसको अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ट्रीटमेंट में बहुत फायदा होता है। तो इसी में सुप्त वज्रासन आ जाता है। स्लोली बैक साइड पे जाते हुए कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। तो ये है हमारा सुप्त वज्रासन। वापस आने के लिए कोहनी का सहारा लेते हुए वापस से उठ जाएंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा डेमो है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। ये पूरा प्रोसीजर 1-1.5 चलता है। ये जो जितने भी आसन है 10-12 जो बताने जा रही हूँ, तो 1-1.5 का प्रोसीजर है ये सारा। चलिए, जब हम सुप्त वज्रासन से उठते हैं उसके बाद हमें शशांक पोज में जाना है। शशांक पोज में जाना बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे यूट्रस हमारा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ऐसे स्लोली धीरे आप घुटने जोड़ के भी जा सकते हैं, घुटनों को थोड़ा सा स्पेस दें बीच में, और स्लोली आपने आगे जाना है बैक स्ट्रेट रखते हुए। बैक पे कर्व नहीं आना चाहिए बाहर की साइड। तो इस पोजीशन में होल्ड रखेंगे, यहीं से फिर सांस भर, स्पेशली आसन इसीलिए चुनेंगे क्योंकि ये सारे आसन किसी ना किसी उसमें किए जाते हैं। किसी ना किसी बीमारी में लगभग आसन कोई ना कोई यूज हो जाता है, रिपीट होता है। बट एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए जैसे एक सीक्वेंस बना है कि आपने ये करने हैं, तो ये सारे आसन जो हम कर रहे हैं सारे स्वादिष्टान चक्र पे वर्क करते हैं। इसके बाद पेट के बल, पेट के बल लेटने वाले आसन जो हैं, शलभ आसन,
शलभासन के लिए स्थिति लेंगे। ठीक है, अगर आपको इजी ना हो तो आप ऐसे मुष्टि मुद्रा बना के थाइस के नीचे रख के, ये इस तरह से, तो लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फोल्ड रखेंगे, फेस नहीं उठाना है, साथ में थाइस और लेग्स पूरी उठानी बिना घुटना फोल्ड किए। तो इसमें होल्ड रखेंगे और स्लोली फिर वापस आ जाएंगे। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में पूरा स्ट्रेच नहीं करना है, नेवल तक बॉडी उठाते हुए, सांस भरते हुए ऐसे बॉडी उठाएंगे, कोनिया चेस्ट की तरफ ही रहेंगे, ऐसे बाहर को फैलानी नहीं है। और मेन बात इसमें ये है कि जो भी आसन हमने करवाने हैं वो सिस्ट का लेवल देख के करवाने हैं, क्योंकि ये आसन जो है इनके विपरीत इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ आसन बताए जा रहे हैं, इसमें जो इनके जैसे बेनिफिट है, इनकी वो हानियां भी होती हैं। धनुरासन, की जस्ट डेमो है जी। उसके बाद बैक पे पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटने वाले आसन जो है, सबसे पहले तो साइक्लिंग सभी जानते होंगे। ठीक है, दोनों लेग्स को रेगुलर चलाते हुए हाथ थाइस के पास रखेंगे। चलानी कैसे है, लेग्स ऐसे ढीली ढीली नहीं चलानी है, पूरा स्ट्रेच फील करते हुए, ये इस तरह से लोअर टमी पे इसका पूरा इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में पादवृतासन। ठीक है, पांव से सर्कल चलाना, पांव से फुल सर्कल चलाना, पूरी स्ट्रेच करते हुए लेग को लेके जाएंगे अंदर बाहर दोनों तरफ से, 10 काउंटिंग के साथ, 20 काउंटिंग के साथ, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। पहले सिंगल सिंगल लेग से करेंगे, फिर दोनों लेग से करेंगे, दोनों लेग से पूरा स्ट्रेच देते हुए। अगर ये वाला करना टफ लगता है तो हाथों को हम ना थाइज के नीचे या हिप्स के नीचे रख सकते हैं, इससे हमें सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, इसको भी दोनों तरफ से करना है। इसके बाद उत्तान पादासन, इसमें होल्ड रखेंगे। इसमें अगर हिप्स पे सपोर्ट ना लें तो ज्यादा अच्छा है, सपोर्ट लेने से इतना स्ट्रेच नहीं आता है इस एरिया में जब हम सपोर्ट ले लेते हैं। हर आसन करने के बाद आपने डीप ब्रीथ करना है, 3 से 5 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है, उसके बाद नेक्स्ट आसन करना है। ये एक नियम बना के करें, ये नहीं है कि आपको 10 आसन बताए गए हैं तो आप जल्दी जल्दी से करके आप फ्री हो जाएं। जब आप बीच में डीप ब्रीदिंग करेंगे, एक तो आपका प्राणायाम हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको रेस्ट भी मिलेगी, और अगला आसन करने के लिए बहुत अच्छे से आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। इसके बाद अर्ध हलासन। अर्ध हलासन इस तरह से, अगर आप नहीं कर पाते हैं, कई बार मोटापा होता है उसकी वजह से, तो आप दीवार का सहारा लेके इस एरिया को दीवार के साथ लगा के रखें। ठीक है, इसके बाद आता है हलासन, जो लेग्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। वो थोड़ा अलग लेवल आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आसन है सारे जो करने होते हैं। इसके बाद नौकासन आ जाता है। नौकासन, जब आपने हलासन कर लिया, हलासन के बाद बोट पोज जो है, नौकासन भी देख लें। नौकासन,
होल्ड रखना है इसमें, जिस भी लेवल पे आप कर सके, इतने पे या इससे ऊपर भी, तो नौकासन, बोट पोज। इसके बाद मत्स्य आसन आता है एक, क्योंकि हमें काउंटर आसन करने होते हैं। जब हम एक आसन फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बैक बेंडिंग करनी होती है, बैक बेंडिंग करनी है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करनी होती है। तो इसके बाद मत्स्य आसन कर लेंगे। धीरे से उठे, चेस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए, होल्ड, और इस पोजीशन में बने रहें 10 से 15 सेकेंड। जैसे ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करिए। ये सभी आसनों के बाद शवासन बहुत ही जरूरी है। जब आप पीठ के बल आसन कर रहे हैं लास्ट में, तो आप शवासन में लेट सकते हैं। शवासन में जब जाना है तो उस स्थिति में आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए, रिलैक्स छोड़ देना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, शरीर के अंदर पूरा फोकस करना है। अपने पांव से लेके हेड तक एक एक पार्ट को महसूस करें, उससे आपका ध्यान लग जाएगा, मेडिटेशन भी साथ साथ में हो जाएगी। सो ये जो सारी चीजें हैं, तो इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है आपने। ठीक है, ये हमारे आसन है। इसके बाद प्राणायाम का बताती हूँ मैं। आसन जल्दी जल्दी करने से ना ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है। सो इसीलिए कहते हैं डीप ब्रीदिंग हर आसन के बाद करना है। चलिए, इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम कह सकते हैं, क्रियाएं कह, जो मेन है ना, जो बहुत इफेक्टिव है चीज, वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमारी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है ये देखें। टमी, टमी पे हाथ रखिए, राइट हैंड, राइट हैंड, और सांस भरें। सांस भरना है और टमी तक लेके जाना है, और टमी को बिल्कुल बैलून की तरह फुला देना है। जैसे बैलून फूल जाता है उस तरह तो फुला देना है बिल्कुल। अगर होल्ड रख सकते हैं तो होल्ड रखें, और धीरे से फिर खाली करते हुए बिल्कुल खाली कर देना है। फिर से भरेंगे, खाली करेंगे। ये भी लंबा प्रोसीजर है, 5 से 10 मिनट करना चाहिए ये भी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वैसे तो 3 टायर ब्रीदिंग आती है, एब्डोमिनल, चेस्ट ब्रीदिंग, थ्रोट थ्रोट ब्रीदिंग। तो इसमें जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत ही वर्केबल है। और एक इसके बाद प्राणायाम कह लीजिए, जैसे क्रियाएं कह लें, तो अग्निसार क्रिया जो है, टमी को आगे पीछे करना है हमें, तो अग्निसार क्रिया सभी जानते होंगे। कपालभाति, कपालभाति, और वो एक जो ये भी है कि एक इसको प्रॉपर जो वे में करना, मेन इसका यही है, क्योंकि सभी चीजें ये सभी जानते होंगे, जो योग में है वो भी, और जो कॉमन मैन है वो भी। बट इनको करने का जो तरीका है वो ट्रीटमेंट में, हीलिंग में बहुत ही हाँ जी, योगा की जय है जी। तो क्योंकि पेशेंट ठीक हुए हैं इससे, तो इसलिए मैं ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग का बताया, अग्निसार क्रिया का बताया, कपालभाति का बताया। कपालभाति करने के लिए भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में करें, उनको 3 राउंड में ही करें। कपालभाति जब भी आप करें, डीप ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करना है। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है। फिर जब कपालभाति स्टार्ट कर देंगे, उसका हमने 60 काउंट करें मिनिमम, फर्स्ट टाइम 60 काउंट। फिर डीप ब्रीथ करें बीच में, फिर से 60 काउंट। 60 काउंट में स्ट्रोक जो देने हैं कपालभाति में, ठीक है। और उसके बाद 120, थर्ड राउंड में 120 काउंट। तो ये स्टार्टिंग का है, जो आप इसका बताया। कपालभाति स्टार्ट करने के लिए 60, 60 एंड 120 राउंड, 3 राउंड में हमें कंप्लीट करना है। हमें जल्दी जल्दी से 200 कपालभाति करके नहीं हट जाना है। अभी हमने 200 किए, 300 किए,
उनका इफ़ेक्ट जो होगा और जो इस सीक्वेंस में करने का इफ़ेक्ट होगा, वो आप खुद से देखेंगे कि कैसे इनमें दोनों में फ़र्क है। और उसके बाद ये प्राणायाम इसमें तो कुछ भी एडिशंस कर सकते हैं और हम, ठीक है? प्राणायाम के बाद ध्यान लगाएँगे, ध्यान को थोड़ी देर मेडिटेशन में बिठाएँगे, उससे माइंड कूल होगा, काम होगा। तो ये सारी बातें तो हमारी इससे रिलेटेड हो गई। उसके बाद लास्ट में एक बहुत लाइफ में किसी के भी प्रति बैर, विरोध, द्वेष इत्यादि की भावना जो है उसे ना रखें। अगर आप ऐसे नहीं भी हैं, अगर आप में ऐसी कोई भी डिसक्वालिटी जो है नहीं है, तो भी अगर आपके प्रति चाहे आपका परिवार है, आपकी फैमिली या सोसाइटी में ऐसी भावना रखता है, जहाँ कोई बात आपको कहता है जो आपको बुरी लगती है, उसको अपने मन पर असर ना होने दें। ये चीज़ आप अपने आगे क्या कह सकते हैं जो आपके पास ट्रीटमेंट लेने आएँगे या सिंपल योगा भी करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उनको भी समझाएँ, कोई भी ऐसी बात मन पे आने ना दें। इमीडिएट इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा, कोई बुरी बात बोलेगा, वो रिएक्शन जो है उसको कंट्रोल करते हुए उस अंदर से खत्म करना है। कैसे करना है? उस समय डीप ब्रीथ करिए, पानी पीजिए, जैसे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को क्योंकि क्या होता है, जैसे एक धागा होता है उसको लूज़ ऐसे लेके रखते हैं, तो उसमें गाँठें सी नॉट सी अपने जब उलझता है तो नॉट सी बनती जाती है। उसी तरह हमारे शरीर में वो हमारी ग्रंथियों में सूक्ष्म शरीर जिसको जो डिस्क्राइब किया ना, उस पे इफ़ेक्ट करती है। ये फिज़िकली दिखाई नहीं देती चीज़ें हमें। तो ये योगा में जो है वो अच्छे से जानते हैं। जो बातें तो ये वही रिपीट कर रही हूँ मैं। तो हमारी ग्रंथियाँ जो हैं उनमें नॉट्स बनती जाती हैं। नॉट्स बनती जाएँगी। एक किसी ने कुछ बोला तो वो एक नॉट बन गई, उसको जब हमने अपने अंदर ले लिया, चाहे गुस्से के रूप में या किसी भी रूप में हमें ऐसा क्यों कहा जाए, जो भी है। सो इस चीज़ से हमें परे रहना है। अगर बन भी गई हैं गाँठें तो निकाल सकते हैं, हमें प्राणायाम पता है करना है, मेडिटेशन पता है करनी है। अपने आप पे फ़ोकस करिए, अपनी ब्रेथ पे फ़ोकस करिए, तो ये हीलिंग में ही वर्क करती हैं सारी चीज़ें। तो इसीलिए तभी कहा जाता है कि व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करना चाहूँगी। सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आज्ञा दें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम ममता गोरा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही विस्तार से आपने आज की इस डिज़ीज़ को समझाया और मैं आशा करता हूँ कि वास्तविकता में आपके द्वारा बताए गए जो निर्देश हैं, उनको अवश्य में सभी पालन करेंगे और वो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो शरीर में जो हमारे विचार होते हैं, वो कहीं न कहीं रोग बन कर के उभरते हैं। तो साथियों बहुत ही गौर करने की बात है, बहुत ही समझने लायक बात है कि योग भी कहता है कि कोई भी बीमारी जो है वो आपके शरीर में मन से होकर के जाती है। अगर आपका मन है, वो विचलित है, तो जो आपकी ग्लैंड्स उससे जुड़ी हुई हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएँगी, उनसे आपको हार्मोन सीक्रेशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और जब आपकी बॉडी को प्रॉपर हार्मोन्स नहीं मिलेंगे, तो आप किसी न किसी प्रकार के रोग से जो है पीड़ित हो जाएँगे। ऐसा साइंस कहती है कि कोई भी बीमारी होती है वो सबसे पहले साइकिक लेवल पे आती है, फिर वो साइकोसोमैटिक होती है, फिर वो आपके ऑर्गन्स में आती है और फिर वो फिजिकल बॉडी में प्रेज़ेंट होती है। तो ये जो आपका पीसीओडी है, बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो इससे ग्रसित होते हैं और ये पीसीओडी आगे चल कर के बैक पेन बन जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया बन जाता है और न जाने कितने ही बीमारियों में इसके अनेकों रूप हैं। ये केवल 4 शब्दों की बीमारी नहीं है। इसके साथ 40 अन्य रोग भी जुड़े हुए हैं और हमारी जो माताएँ-बहनें हैं, वो अक्सर इन चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं। अक्सर जो आपका मन ज़्यादातर चलता रहता है, उस मन के चलने से आपके शरीर में इतने रोग आ जाते हैं कि आप उसको किसी एक बीमारी में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो उन्हीं का नाम है पीसीओडी। बहुत ही सुंदर तरीके से मैडम ने समझाया और बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया और मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि बहुत अच्छे आसनों के माध्यम से आपने समझाया और आप नियमित अभ्यासी हैं, ये आपके प्रैक्टिकल अभ्यास है। आज हमने देखा कि आपके आसन जो थे वो बहुत अच्छे तरह से आप उनको कर पा रहे थे, आपके आसन उच्च कोटि के थे। इसका मतलब आप वास्तविकता में आप नियमित अभ्यास करते हैं और आप वास्तविकता में गोल्ड मेडल
के अधिकारी रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी आपका बना रहेगा। साथियों डॉक्टर ममता गोरा जी हमारे हिमाचल आईवाईटी परिवार के मुखिया भी हैं, वो प्रेज़िडेंट हैं वहाँ पर, पूरा हिमाचल देख रहे हैं और आज जो विषय इन्होंने हमारे बीच में रखा, मैं सब तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हैं और आपके जो सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के हम उनका निवारण जो है मैडम ममता गोरा जी से यहाँ पूछ सकें। मैं समझता हूँ शायद एक क्वेश्चन हमारे बीच में आया भी है। जी, डाइट के भी पूछते हैं। राइट, जी, यस। डाइट के क्वेश्चन्स आए हैं, डाइट। ये पूछ रहे हैं कि डाइट इसमें क्या रहना चाहिए? क्या खाएँ जिससे हम इस चीज़ से बच सकें? हुँ। सबसे पहले तो यही है कि सिंपल घर का खाना जो भी है, वो हार्म कभी नहीं करता है। जैसे आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है डाइटिंग करेंगे। डाइटिंग में क्या आता है हम खाना छोड़ेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं आती है इसमें। सो हमें खाना छोड़ना नहीं है, खाना कम कर सकते हैं, ठीक है? एक तो शुगर लेवल का मतलब ये है जो आर्टिफ़िशियल शुगर है ना, जैसे कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं जो या जैसे मैदे की चीज़ें हैं, ये सारी और जंक फूड्स तो टोटली छोड़ने ही पड़ेंगे अगर किसी को ये बीमारी है। ऑकेज़नली तो खाना है, ऐसा नहीं है ऑकेज़नली नहीं खा सकते हैं, बट रूटीन में ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी है। एक शुगर लेवल और एक कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है, वो हमें कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स आप समझते हैं कार्ब्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में एग्रेशन पैदा करते हैं, ठीक है? जो कपालभाति वगैरह हम करवाते हैं, तो वो कार्ब्स को खत्म करने के लिए करवाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी हैं और जो फ्रूट्स का है, एक फ्रूट्स का अब जो भी मौसमी फ्रूट है, आप सीज़नली फ्रूट्स जो आते हैं, वो लें उसमें कोई ऐसा नहीं जैसे शुगर भी है किसी को बट वो कहेंगे फिर फ्रूट्स कैसे खाने हैं? बट वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं, तो फ्रूट्स क्यों अवॉइड करने हैं? बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। है ना? तो ये वैसे भी एक नॉर्मली लाइफ़ में अगर तो ये चीज़ें इसको लेते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं खानी है बट दूसरी चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं कि हमें ये भी नहीं खानी है ना? तो उसके लिए तो इसीलिए जो नॉर्मल आपका होम फूड है, उसमें आपने कटौती नहीं करनी है। बट एक जो फ्राइड फूड है डेली और उसमें डेली बेस पे नहीं खाना है, वीकली तो खाते ही हैं, उसमें मैं अभी मना नहीं करती हूँ। अगर एक डाइट प्लान पूरा दिया जाएगा, वो तो स्ट्रिक्टली दिया जाएगा, बिल्कुल। डाइट प्लान जो होता है। बट अगर एक उस पे देखा जाए नॉर्मल लाइफ में कैसे हमें रहना है, तो हमें उस पे हमें फ़ोकस करना ही करना है। अब राइस किसी को हैबिट बनी होती है हमें डेली राइस खाने हैं, जबकि पता है वो खराब कर रहे हैं हमें। बिल्कुल। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, छोड़ने तो खुद को ही पड़ेंगे, उस बंदे को ही छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें होती हैं, तो पर्टिकुलर जो डाइट प्लान्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही हैं। वो अवेलेबल हैं, तो वो ऐसे जैसे अब क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, तो उस चीज़ में अभी इसमें डिस्कस करना वो शायद नहीं कर पाएँगे इस समय। हाँ, नहीं इसमें 2 चीज़ों का ख़ास आप ध्यान रखिए। साथियों जो भी फ्रूट आप या सब्जियाँ जो भी आपके 100 किलोमीटर के एरिया में जहाँ आप रहते हैं उससे 100 किलोमीटर के एरिया में हाँ, जो पैदा होते हैं, वो आपके शरीर के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए हम लोग जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो मेरे हरियाणा में सेब नहीं उगता। मेरे शरीर को सेब की ज़रूरत नहीं है, मेरे शरीर को अमरूद की ज़रूरत है। सेब से 300 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है अमरूद में, लेकिन हम सेब खाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए जिस मौसम में जो सब्जी 100 किलोमीटर के में उपलब्ध होती है, उस जी, समय मौसम के अकॉर्डिंग आपके शरीर को वास्तविकता में उसकी आ जाता है, आपको वैसे फल खाने चाहिए। आप आटा जो है हम लोग इतना पतला पीस देते हैं कि उसके अंदर का जो फाइबर है वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है और कब्ज़ की वजह से फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप भूखे मर के पहलवान कभी नहीं बन सकते। आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि डाइटिंग में मैं देखता हूँ अक्सर कि बहुत लोग के साथ डाइटिंग कर रहे हैं और खाना छोड़ देते हैं, नहीं। आप ऐसे कभी पहलवान नहीं बन पाओगे। अगर आपको वास्तविकता में अपने शरीर को आपने एक्टिव रखना है, तो सब चीज़ खाइए लेकिन बैलेंस खाइए और जब खाते हैं, तो उस दौरान आपकी मनोवृत्ति कैसी होती है, कैसा आपका भाव है,
देखिए, आप रसगुल्ला वैसे खाएँगे वो आपको डायबिटीज़ करेगा, लेकिन यदि कोई आपको प्रसाद के रूप में देता है, निश्चित रूप से वो आपको हार्म नहीं करेगा क्योंकि आपकी जो मनोवृत्ति है, वो उसको देखने की बदल जाती है। तो आपका जो मन है, उसको सदैव आप पॉज़िटिव रखिए, जैसा मैडम ने बताया कि हमारे जो तीनों शरीर हैं, उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में और आपका जो स्थूल शरीर है, इन तीनों में यदि बैलेंस रहेगा, जैसा गीता में कहा भी गया है, "समत्वम योग उच्यते", समभाव होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए, तो कभी भी कोई चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि आज का सेशन बहुत शानदार सेशन रहा और इससे अवश्य में आप लोगों को बहुत बढ़िया जानकारी मिली होगी। मैं पूरे आईआईटी परिवार की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से डॉक्टर ममता गोरा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाला और क्रियात्मक रूप से आपने ये अभ्यास कराया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप अन्य विषयों को लेकर के भी हमारे बीच में आते रहें ताकि बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन होता रहेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और मेरा